दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से चुनाव चले हैं आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं और शिकायतें मिलने के बावजूद चुनाव आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उनको कितनी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन जो सत्ताधारी दल उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का, उस पर ना तो किसी का ध्यान जा रहा है, ना चुनाव आयोग विपक्षी दलों के नेताओं के या आम जनता के, आम नागरिकों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कथित रूप से उसकी जो छवि है देश की जनता की नज़रों में गिरती जा रही है और उसके निष्पक्षता पर दर्जनों सवाल खड़े हो गए हैं। अब हरियाणा में भी इसी तरीके के आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग पर लगे हैं और ऐसे कदम हरियाणा की सरकार उठा रही है जो चुनावों की आचार संहिता लगने के बाद किसी भी कीमत पर वो काम किए नहीं जा सकते और वो एक तरीके से अवैध और गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से हरियाणा में इस तरीके के कई कदम उठाए जा रहे हैं जो चुनावों के चलते असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी हैं। मुख्य रूप से मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा जो हमारे पास जो सूचनाएं हैं, मैं उनकी पुष्टि 100% तो नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास खबरें आई हैं वो सूत्र 100% बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव चलते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे जिले के सभी जिलों के डीपीआरओ चेंज कर दिए हैं, जिला संपर्क अधिकारी, जो ये हो ही नहीं सकता। और हरियाणा सरकार ने कथित रूप से ऐसे जिला संपर्क अधिकारी नियुक्ति की हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के चलते हुए, कि जो सरकार का फेवर करें और सरकार के पक्ष में माहौल बनाएं जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोस्ट की घोषणाएं की गई हैं, नौकरी की घोषणाएं की जा रही हैं और कथित रूप से उनकी नियुक्तियां भी की जा रही हैं, उनको ज्वाइनिंग भी कराया जा रहा है। यह भी बिल्कुल आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इसके तीसरी बात, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरीके के नियुक्तियां का मामला सामने आया है। उनको नियुक्तियों की घोषणाएं की जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं और ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। इस मामले में और भी कुछ मामले हैं, तो इस मामले में हम जो आज बातचीत करना चाह रहे हैं, हमारे आज के मेहमान हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी, जो हरियाणा सरकार के विभिन्न पदों पर राजपत्रित अधिकारी रहे हैं, नंबर 1 अधिकारी रहे हैं और यहाँ तक कि जिला उपचुनाव अधिकारी भी रहे हैं, एआरओ भी रहे हैं। तो उनको इस मामले में बहुत जानकारी है। तो आइए उन्हीं के शब्दों में जानते हैं कि ये सारा अवैध आचार संहिता का उल्लंघन किस स्तर पर हो रहा है और ये क्या गैर कानूनी है। तो देवेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत है। जो मैंने दर्शकों के सामने जो समस्या रखी है, किस तरीके का हरियाणा में उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसा ये उदाहरण दे के बताया जी कि नियुक्तियां और तबादले जो हो रहे हैं ये बगैर चुनाव आयोग की अप्रूवल के नहीं हो सकते जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारियों के जो
लार्ज स्केल के ऊपर जो तबादले हुए, या तो वो आयोग से उनकी इजाज़त नहीं ली गई, और ली गई है तो फिर आयोग के ऊपर भी सवाल उठता है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी या क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि चुनाव के दौरान ये नियुक्तियां की जा रही हैं। मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आता है जो मेरे से भी संबंधित था जी। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 1999 जी। 1999 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो उस वक़्त MS गिल जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जी। उनके पास वो 3 अधिकारियों के तबादले के लिए परमिशन लेने के लिए खुद गए। इत्तेफाक से उसमें मेरा भी नाम था। अच्छा। एक था बंसीलाल जी की सुपुत्री सरोज जी जो उपायुक्त थी पंचकूला, एक और थे। तो उनमें से केवल बंसीलाल जी की जो बेटी थी सरोज जो उपायुक्त थी, उपायुक्त का तो चुनाव से सीधा संबंध था, बिल्कुल, तो उनका तबादले की इजाज़त मिली थी। बाकी चुनाव आयोग ने और कोई इजाज़त नहीं दी। तो अगर ये चुनाव आयोग को इतना सस्ता समझ के और ये इस तरह से धड़ाधड़ तबादले किए जा रहे हैं या उनको अप्रूवल के लिए भेज दिया जी। अप्रूवल भेजना कोई मायने नहीं रखता जब तक अप्रूवल ना मिले, उसके बिना नियुक्तियां करना। हाँ, अब या ये होता है अप्रूवल लिए बिना नियुक्तियां करना। हाँ, गलत है। अब देखिए कि चुनाव के अंदर आपका अगर इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम चलेंगे, इंटरव्यू चलते रहेंगे, उनके रिजल्ट जो है ना वो आप घोषित नहीं कर सकते। अगर वो सिलेक्शन हो गई है तो आप उसको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। अब ये मतलब सिलेक्शन के बावजूद भी उनकी नियुक्तियां नहीं, चुनाव के दौरान नहीं की जा सकती। हाँ, उनको ज्वाइनिंग नहीं किया जा सकता। बाकी प्रोसेस में है, वो चलते रहेंगे जी। नई घोषणा नहीं कर सकते आप, नौकरियों की घोषणा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बड़ा गंभीर मसला आया है। बताइए, सारा कोई मुझसे कोई छूट गया है तो वो भी आप बताएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन HSSC श्री अभी पिछले कल परसों उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। ये हुआ है और ये बोल दिया कि इनको अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया है। ये किसने बोला है? सरकार, हरियाणा सरकार। नहीं, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी हुआ है नहीं, या मुख्यमंत्री ने किसी स्टेज पर या कहीं पर बोला है, या किस आला अधिकारी ने ये घोषणा की है? घोषणा नहीं होती है। सरकार ने जैसे नियुक्ति की है, नियुक्ति के बाद अप्रूवल के लिए भेजती है। ये तो अंदर के सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने अप्रूवल के लिए भेजा है, अखबारों में और सभी जगह आ रहा है, उसकी घोषणा हुई है नाम की। तो जो नौकरियां देने वाला आयोग, उसके अध्यक्ष की भी आप घोषणा कर रहे हो तो आप अंदाज़ा लगाइएगा। ये भी बताया गया वो कैथल जिले के किसी गांव से वो संबंधित हैं और वो रोड जाति से हैं जी। और ये भी लोगों में चर्चा है कि एक विशेष जाति को खुश करने के लिए, वोट के लिए आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर मसला है। रोड जाति में कौन आते हैं? रोड जाति एक मराठा अपने आप को कहते हैं। जब पेशवा यहाँ लड़ने के लिए पानीपत की लड़ाई में आए थे तब उनके कुछ वंशज यहाँ रह गए थे, तो उससे आगे ये एक जाति नई जो करनाल, निसिंग, पुंडरी का जो इलाका है उसमें ये बाहुल क्षेत्र है इनका। तो खैर, अब नियुक्ति का जो मसला है जी, वो इस तरह की वो बड़ा गंभीर है, जबकि तबादला नहीं कर सकते। मुझे एक इंस्टांस याद आता है छोटा सा, जिला फरीदाबाद से ही संबंधित है। नगर निगम फरीदाबाद के एक वार्ड का चुनाव था जी। श्री BK पाणिग्री डिप्टी कमिश्नर थे, आलोक राय हमारे यहाँ पे पुलिस कप्तान थे, SP थे जी। SP साहब ने ओल्ड फरीदाबाद के SHO पूर्ण लाल थे, उनका तबादला कर दिया। जैसे मैं उपायुक्त महोदय के पास चुनाव संबंध में अक्सर उनके पास जाना रहता ही था, जैसे पहुंचा उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया जिसमें वो उनका ट्रांसफ़र लेटर। तो मैंने कहा सर ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा जभी तो उन्होंने कहा इसका जवाब बनाइए। हमने उसका जवाब बनाया तो उपायुक्त ने खुद उसमें फिर अमेंडमेंट करके कुछ
कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए। दोबारा उन्होंने शुद्धि करके उस लेटर में वो भेज दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे वहीं बैठे बैठे उनके पास ही उसका जवाब आता है पत्र का, जो उपायुक्त की तरफ से एसपी महोदय को गया। उसमें जो शब्द उन्होंने लिखे थे वो आप जरा गौर से सुनिए। उन्होंने लिखा, आई हैव ईटन माई वर्ड्स एंड हेयर बाई कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ SHO ओल्ड फरीदाबाद। अच्छा, कहाँ तो एक वार्ड के चुनाव के अंदर एक पुलिस अधिकारी का तबादला होता है और उसको भी कितनी गंभीरता से लिया गया, और अब ये ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं और आपके ये अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। मैंने 2 इंस्टांस बताए आपको। नहीं तो क्या तो मतलब आप उनसे ये अंदाज़ा लगाइए इन दोनों उदाहरण से कि ये क्या जो हो रहा है, ये क्या ये चुनाव आयोग को इतना सस्ता समझ लिया है? क्या ये चुनाव आयोग की नज़रों से ये ओझल है? क्या उनको शिकायतें नहीं जा रही हैं? उस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? ये कैसे सरकार तो ये गलत कर रही है। मतलब सरकार भी गलत कर रही है, सरकार तो गलत कर और रही है। निर्वाचन आयोग भी अपनी आंख मूंद रहा है, आंख मूंद रहा है और अपनी असली भूमिका को नहीं निभा रहा है। तो इस पे भाई ऐसा हो नहीं सकता नहीं कि होना भारत चाहिए। निर्वाचन आयोग को उनको इसकी सूचना ना हो, सूचना चूंकि चुनाव नहीं चल होती, रहे हैं, शिकायतें होंगी। शिकायतें हैं। हाँ, शिकायत गई तो होगी। इस पर जो जा रही है। दरअसल होना क्या चाहिए, चुनाव आयोग की सख्ती करे और इसका हरियाणा हल क्या सरकार- है, और जब चुनाव आयोग कैसे करे? एक तरफ तो चुनाव आयोग पे ये आरोप लग देखिए, रहे हैं ऐसा है कि वो सत्ता पक्ष के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है लगभग। चुनाव जब घोषित हो जाता है और जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की नोटिफिकेशन के बाद जितने अधिकारी हैं, जितनी सरकार है, वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। बिल्कुल। आज जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, आज कोई ने वो तबादला नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। आज नियुक्तियां तो दूर की बात है। आज जो जिले के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, दूसरे हैं, या छोटे लेवल पे सिपाही तक, वो सारे चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं जी। जो भी उन पे एक्शन लेंगे या होंगे तो वो चुनाव आयोग की मर्जी से ही होगा। सुरजेवाला जी, इसमें मैं आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ जी कि इतना बड़ा मामला, क्या ये कांग्रेसियों को या विपक्षी दलों को नहीं पता? वो भी क्या कानों में तेल डाल कर बैठे हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया? इस मुद्दे पे तो पूरे प्रदेश में अब तक जो है मतलब हाहाकार मच जाना चाहिए था ये विपक्षी दलों द्वारा, और ये मामला विपक्ष का काम सड़कों पर आ जाते और वहाँ तक जो पहुँचना चाहिए था। और इसके अगेंस्ट जो ये गंभीर आरोप है, यदि ये 100% सत्य हैं तो तुरंत चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, और यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाता विपक्षी दलों का या कांग्रेस का या कांग्रेस हाईकमान या जो इंडिया के वो हैं, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, क्या आप ऐसा नहीं मानते? फरमाया, विपक्ष का ये दायित्व है कि वो ऐसे मसलों पे सरकार को घेरे जी। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से आप भी देख रहे होंगे कि जो नियम कायदे जो हैं उन पर उनको रोंदा जा रहा है एक किस्म का। अभी एक घटना से तो नहीं है, वो हरियाणा जो सरकार के संबंधित है कि जो सरकार अलपमत में आ गई, कुछ विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया जी। उस पर हमारे राज्यपाल महिम वो ही कहते हैं वो पत्र में जरा त्रुटियां हैं जी। और बहुत बार देखा होगा हमारे स्पीकर महोदय जो है, स्पीकर का पद ऐसा है विधानसभा के, जो कि पहले ज़माने में जो स्पीकर बन जाते थे वो पार्टी से एक टेम्परेरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देते थे। वो किसी भी पार्टी मीटिंग में वो कोई ऐसी घोषणा या बातचीत या बयानबाजी ही नहीं करते थे, वो पब्लिक मीटिंग में अटेंड नहीं करते जिससे कि उन पर ये आरोप लगे कि भाई ये तो फला पार्टी छोड़िए, वो पार्टी से इस्तीफा टेम्परेरी दे देते थे और पार्टी की जनसभा में, पार्टी की एक्टिविटीज़ में या उसमें या बयानबाजी में वो बिल्कुल कोई, मेरे को याद आता है बहुत से स्पीकर मैंने देखा है जो स्वरूप सिंह होते थे,
उनसे कई बार मिलना भी हुआ और उनका आचरण भी देखने को मिला वो इन बातों से। लेकिन आज हमारे जो स्पीकर हैं वो पार्टी की मीटिंग में अटेंड करते हैं, सभाओं में जाते हैं, पार्टी के जो वर्कर्स मीटिंग है उनमें भी नज़र आते हैं। तो ये तो एक हमारा जो ये कहिएगा कि जो सतर है जी राजनीति में जी, नैतिकता, वो गिरावट की तरफ तो जा ही रहा है। अब कुछ खास रह गया हो तो इस मुद्दे पर बताएं। अभी इसमें ये जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और इसमें जैसा आपने कहा विपक्ष का रोल है, विपक्ष का तो है। अब जनता भी इस बारे में जागरूक हो, हमारा तो यही उद्देश्य है। और नहीं देखिए, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पत्रकार होने के नाते जनता को भी जागरूक कर रहे हैं, विपक्षी दलों को भी आगाह कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग को भी आगाह कर रहे हैं और हरियाणा सरकार को भी आगाह कर रहे हैं। तो चौथा स्तंभ जो है मीडिया, हम तो अपना पूरा कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्ष है वो इस बारे में क्यों नहीं आवाज़ इतना जोरदार शब्दों में क्यों नहीं उठा रही। मुझे लगता है कि आज खासकर 2014 के बाद राजनीति में क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, इसको बहुत ज़्यादा घुसेड़ दिया गया है। और आज विपक्ष भी इस बात से डरता है कि अगर तुमने इस अपॉइंटमेंट के बारे में मामला को उछाल दिया तो वो जाति विशेष तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। अच्छा, मिलना जुलना तो कुछ नहीं, होना जाना कुछ नहीं, ये और खो बैठो। शायद वो इस मतलब जिस जाति के लोग नियुक्त किए जा रहे हैं कहीं वो ना हमसे, अभी जाति ये तो बड़ा गंभीर मामला है। यदि आप इस स्तर पर भी सोच रहे हैं जो बहुत बुराई की तरफ जा रहे हैं, और ये क्योंकि वो तो कानून का मामला है। बिल्कुल, तो कानून और नियम का मामला बिल्कुल है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ धर्म की बात आ गई है बीच में। आपको याद है मैडम इंदिरा जी का चुनाव जो हुआ था, इलेक्शन पिटीशन चैलेंज जब हुआ था हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें 3 मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी बनाया गया था कि जो उनका चुनाव चिन्ह था वो गाय बछड़ा था जी। और ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गाय बछड़े के, जो ये काऊ बेल्ट मानते हैं हमारा उत्तरी भारत, यहाँ पे गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह इमोशनली, हाँ, कि लोगों की धार्मिक भावना को भड़का करके चुनाव जीता उन्होंने, ये गलत प्रैक्टिस है। तो वो भी एक मामला। लेकिन आज आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला मंदिर के नाम से वोट मांगा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अगर ये सत्ता में लोग आए तो मंदिर पे ताला जड़ देंगे, ये लोग आए तो संपत्तियां उनको दे देंगे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, दे देंगे। तो एक भैंस, 2 भैंस हैं तो एक भैंस उनको दे देंगे, 2 घर हैं तो एक घर उनको दे देंगे छीन के। ये इस तरह की बातें। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कानों में तेल डालकर बैठा है। बिल्कुल। और हमारी न्यायपालिका में भी अगर कोई लोग जाए तो उसको भी सुमोटो लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्रोसेस इतना नहीं। न्यायपालिका को ये अधिकार है कि जब ऐसे कोई मसले हों जो संविधान के खिलाफ हो। अब न्यायपालिका क्या है, एक रक्षक है संविधान का। लेकिन जुडिशरी जो माने या ना माने तो उनको शो मोटो भी। लेकिन जिस तरीके का माहौल 2014 के बाद जी हमारे देश में है जी, तो ये माना जा रहा, कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है जी कि अदालतें भी डर के माहौल में हैं। बिल्कुल। और वो खुले फैसले जो लेना चाहती हैं वैसे वो नहीं ले पा रही हैं। और उसका सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को और दुनिया को ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो है दबाव में हैं और उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, और हम लोकतांत्रिक तरीके से और निष्पक्ष रूप से बिना दबाव के सही फैसले लेने में असमर्थ होते जा रहे हैं। तो देश इस पर सोचे, मीडिया इस पर सोचे। तो इससे बड़ा सबूत
जस्टिस लोया का केस, जस्टिस लोया का केस भी आप कह सकते हैं। यानी इसके साथ साथ जस्टिस हमारे गोगोई जी, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ वो भी जस्टिस तो बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उनको थे। प्रताड़ित किया गया पहले। हाँ, जब वो चीफ जस्टिस बने, आपको अच्छी तरह याद बिल्कुल होगा बिल्कुल कि सरकार ने ये समझा कि ये बंदा शायद तुम्हारी बात को ना माने, तो उनको एक महिला का उत्पीड़न के केस में उनको प्रताड़ित किया गया जी, कथित रूप से तो ऐसा ही सुनने में आता फिर उनको प्रलोभन दिया गया, तुरंत बाद उनको जो है ना राज्यसभा की और वो प्रलोभन में आ गए, मरता क्या ना करता। तो शायद वो डर का माहौल या तो आपका मानना है कि अदालतें भी इसलिए पूरी तरीके से संवैधानिक हमारी जो संस्थाएं हैं वो भी क्या, इस हाँ, वक्त, बिल्कुल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, या न्यायपालिका हो, या इनकम टैक्स निर्वाचन डिपार्टमेंट आयोग हो, वो सारे ऐसा लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो जिनके आपने नाम गिनाए हैं, तो ऐसी भी तो बातें निकल कर आ रही हैं, तो बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहे हैं, जैसा ये हुआ है पीछे, क्योंकि रोबन के तहत राज्यसभा की सीट देखिए मिल जाए तो कई लोगों ने जी बताया, वो नाम नहीं बता सकते, व्यापारियों ने और उन्होंने, और मैं उस बात को कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने बताया व्यक्तिगत रूप से, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए, समझे ना जी, और उसको नकारा भी नहीं जा सकता, नहीं जो आंखों के सामने हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है, कथित रूप से ही कह रहा हूं मैं, उनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो चर्चा में है, जनता के बीच में है, व्यापारियों के बीच में है जी, तो ऐसा भी सुनने को आया है कि जो ईडी वाले के अधिकारी हैं जी, यदि उनको जो है कहा जाता है कि भाई या तो आप भाजपा में चले जाइए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए जी, और आप पर ये आरोप हैं, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहिए, तो मरता क्या न करता, डरता व्यापारी है, उद्योगपति है, तो वो डरता। ये तो नाम लेने की जरूरत क्या है, ये तो हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जी के साथ क्या नहीं हुआ। नहीं, मैं उसको उस बात, नवीन जिंदल जी का केस हाँ, आपके सामने जी, अशोक चौहान जी के आदर्श सोसाइटी के तहत उनके ऊपर कितने, नहीं मैं जो उसमें अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उनका केस जो है विद इन 12 आवर्स जो उनका सिंचाई घोटाला था वो सारा का सारा साफ हो गया है। तो ये इस तरह का जो चल रहा है माहौल, तो मैं वही उस पर ही आ रहा हूँ। किसी व्यापारी ने मुझे बताया जी कि यदि ईडी को ये काम दिया गया है, ईडी का काम ये नहीं है, सुनिए सरकार की तरफ से तो दिए जा रहे हैं ना ये काम जी, तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई उनको यदि कहा गया कि भाई आप वो कौन सा वो समय जो चंदा, चुनावी चंदा क्या बोलते हैं उसको, हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाँ इलेक्टेड बॉन्ड, तो भाई आप उसमें दे दीजिए, सबके सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपकी एफआईआर भी खत्म हो जाएगी, केस भी खत्म हो जाएगा, और आप भाजपा या आप सुनिए भाजपा में चले जाइए। तो वो कहते हैं कि भाई आपने, यदि उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ जी का चुनावी बॉन्ड जो है, मतलब मैं पैसा जमा करा दीजिए, तो यदि वो 25 लाख जो चुनावी बॉन्ड में करा रहे हैं, तो वो 5 कह रहे हैं कि भाई 5 करोड़ हमें भी देना है, वो तो बहती गंगा में हाथ वो भी डालेंगे हमने ना भाई 25 करोड़ तो आपने इलेक्शन बोर्ड उसमें देना बॉन्ड में, और वो उनका भी तो भाई 5 करोड़ हमें देना है, उनका मुंह तो उनका भी तो मीठा होना चाहिए। तो ये जो संस्थाओं की बात है जहां दबाव में है, तो उस तरीके, लेकिन बहती गंगा में तो चलेंगी, तो बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहे हैं। जब बुराई में तो फिर और दूसरी बुराई भी तो पनपेगी। हाँ, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने सही कहा है, पहले तो सरकार ने कहा कि नहीं ये हम इसमें हम बता नहीं सकते, ये जो है ना पर्दे के पीछे है और हम इसमें नाम नहीं घोषित करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला तो वो नाम भी आए, फिर उन्होंने कहा किसने कितना दिया वो भी नाम सामने आए, ऐसे ऐसे नाम आए जिनकी जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, वो थोड़ी है और चंदा ज़्यादा दिया गया। एनुअल रिटर्न है 45 करोड़ और चंदा दिया गया है 175 करोड़। वो तो सबके सामने नहीं, आ चुका है। ये क्या है भाई, जिस आदमी की आमदनी 45 करोड़,
हाँ, उसका रिटर्न 45 करोड़ और वो 175 करोड़ दे रहा है। तो ये कहाँ से, ये काला धन या क्या इस तरह की बात हो रही। और फिर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर रेड पड़ी, आप तो व्यापारी का कह रहे, नाम नहीं, ऐसे नाम सामने आए हैं जिन पे रेड पड़ी और रेड पड़ने के बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चंदा दिया। जी जी। और वो फिर मुक्त हो गए। वॉशिंग पाउडर, निरमा, तो वो इतना खतरनाक है कि उसमें नहीं, जो आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के, जितने काला धन के वो धंधा करने वाले हैं, वो उनकी डंपिंग सारी जो भाजपा में हो गई है, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए और उसमें आप जो वॉशिंग मशीन में करके वो गंगा के धुले हो गए। चलिए हम मतलब देखिए, वो तो राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप वो तो करेंगे, लेकिन जो देश देख रहा है, सबसे बड़ी बात गंभीर ये है। राजनीति की बात एक तरफ छोड़ दीजिएगा, जो हो रहा है, ईडी का मकसद ये थोड़ा ही था। ईडी का मकसद तो ये था जहाँ इस तरह की कोई वो हो रही है, उनको क्या एक ही विपक्ष के आदमियों को ही वो तो वन वे ट्रैफिक है। चलिए किसी वो तो पूरा देश देख रहा है, नहीं आदमी के ऊपर कभी कोई भाई वो देख लीजिए कि जितने लोगों पर, जितने एमपी पर, जितने एमएलए पर, विपक्ष के जिनके मतलब कार्रवाई तो विपक्षियों के खिलाफ हो रही है, अरेस्टिंग तो उनके विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ या उन व्यापारियों के खिलाफ जो कांग्रेस को चंदा देते हैं या दूसरे दलों को देते हैं, उनके खिलाफ हो रही है जी। और भाजपा, बाकी लोग उनको तो कह दिया जाता भाई या तो उनको बचाया जाता, भाजपा में आ जाइए या जेल के लिए तैयार रहिए, उनको बचाया जाता है और साम दाम दंड भेद से उनको उसमें शामिल कर लिया जाता है। की दो बातें की तो बड़ी मैं तारीफ करूँगा, तायद करूँगा। एक तो ये अपने आदमी का, चाहे वो कितना ही आरोपी हो, कितने गंभीर उसके ऊपर आक्षेप हों, यहाँ तक बलात्कारी या घोटालेबाज, उनको ये बचाव के लिए एकदम ऐसा कवच, वो जैसे कहते थे ना, करण के पास ऐसा कवच था, ऐसा कवच भाजपा के पास है जो उसको और बेशर्मी की हद तक जाके उनका बचाव करते हैं। क्या शब्द इस्तेमाल करें हम, हाँ, वो अलग बात है, नहीं हम उसका बचाव पूरा करते हैं। हम सुरजेवाला जी थोड़ा अपने उससे भटक रहे हैं जी, और बातचीत लंबी भी हो रही है। हाँ, तो दोस्तों, ये था मामला कि भाई हरियाणा में कितना भयंकर तरीके से आचार संहिता का मखौल उड़ाया जा रहा है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा विपक्ष देख रहा है और चुनाव आयोग कानों में उंगली डालकर बैठा है। और शर्म की बात तो ये है कि विपक्षी दलों के नेता भी इन मामलों को उठा नहीं रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा कि जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि बिना निर्वाचन आयोग के अप्रूवल के ना तो कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है, ना कोई काम सरकार कर सकती है। हमने नियुक्ति के लिए नहीं, अप्रूवल के लिए भेज दिया है। हाँ। भाई ऐसी तो क्या फिर ज्वाइनिंग कैसे कर ली? नहीं, अर्जेंसी या इमरजेंसी ऐसी क्या आफत आप नहीं, फिर जिला लोक संपर्क अधिकारियों के फिर कैसे ज्वाइनिंग हो गई? इतने बड़े तबादले, इतने लार्ज स्केल पर। तो दोस्तों, ऐसी क्या आफत आ रही थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि ये इस तरह की नियुक्तियां की जा रही हो? जी, इतनी बड़ी पोस्ट है। हरियाणा चयन आयोग की, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, उसको चलिए सुरजेवाला जी, अब हम इसको अपने वार्तालाप को समाप्त करेंगे और मैं ये कहते हुए कि आज मुझे जो टी.एन. शेषन जी की बहुत याद आती है कि वो शख्स था जो असली मुख्य निर्वाचन आयोग का, उन्होंने आयोग को जिंदा किया था और जरूरत है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, फरीदाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी जी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आप जो इतने बेधड़क तरीके से फैसले ले रहे हो जी, तो क्या सरकार से कोई डर को, आपको डर नहीं? क्या आपका, मैंने पूछा था उनसे कि आपका बॉस कौन है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उन्होंने कहा मेरे से कि गौतम जी,
मैं खुद का बॉस खुद हूँ। नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ, संवैधानिक संस्था ना राष्ट्रपति मेरे बॉस है, नियुक्ति करते हैं, हाँ, हटा सकते हैं पार्लियामेंट, हाँ, और लेकिन बॉस नहीं, ना ही प्रधानमंत्री बॉस है, नहीं है। मैं अपना बॉस खुद हूँ, निर्वाचन आयोग का बॉस मैं खुद हूँ, और जो मैं फैसले लूंगा वही फाइनल है। ना मैं किसी के दबाव में आऊँगा, और जो ये चुनावों में जो गंदगी है सारी, उसको समाप्त करके ही दम लूंगा। और उन्होंने अपने कार्यकाल में उस गंदगी को बहुत हद तक दूर किया जी, और औकात बताई नेताओं को, चुनाव में धांधली करने वालों को, और ये भी बताया कि किसी भी संवैधानिक संस्था का मतलब क्या उसकी वजूद होता है। उसके बाद कुछ समय तक कुछ अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी आए, लेकिन उसके धीरे लेकिन ये 2014 के बाद तो जो स्थिति हुई है वो चिंतनीय है। तो दोस्तों, ये था मामला कि हरियाणा में किस तरीके से चुनाव के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उसको सारा देश देख रहा है, और चुनाव आयोग कुछ भी करने को तैयार नहीं है। होठ सिल लिए हैं, कानों में तेल डाल लिया है, और नंगा नाच यहाँ पर कानून का। शत्रुघ्न सिन्हा जी का वो है ना एक डायलॉग, खामोश, खामोश हो गए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।